हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी और वाचिंग द टीचर्स टुडे। यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 का री एग्जाम बैच हम शुरू कर चुके हैं। एक क्लास अभी हुई है 1 फरवरी को, जो ज्योग्राफी की थी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की थी, और आज जो टाइम है वो इंडियन पॉलिटी का है। आज से एक थोड़ा सा चेंज किया है इस क्लास में। ये चेंज इसलिए किया है क्योंकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनके पास कंटेंट नहीं है, और वो कंटेंट उनके पास टाइम नहीं है कि वो नोट्स बनाएं, लेकिन एग्ज़ाम उनको भी देना है। मेरी पूरी कोशिश है कि उनके लिए भी एग्ज़ाम अच्छा हो। तो अब जो क्लासेस होंगी, कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने क्वेश्चन के बाद एक एलिबरेशन पूरा किया था हमने। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन फटाफट से करते जाएंगे, उसको एलेबरेट करेंगे, उसको भी हम एलेबरेट करेंगे, लेकिन बाद में 20 क्वेश्चन के बाद एक पूरा जो कंटेंट, जो टॉपिक है प्रस्तावना और नागरिकता का, तो कंटेंट वाइज भी देखेंगे, ताकि जिनको कंटेंट चाहिए होगा वो वहीं से प्रिंट करा लेंगे, उनको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से ये होगा एक नया चेंज। और जो कल से क्लास होगी उसमें कंटेंट प्रिंटेबल होगा। आज भी प्रिंटेबल है, लेकिन आपको उसको जो प्रिंट कराएंगे थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन कल से जो कंटेंट होगा लास्ट में वो इजीली A4 पे होगा, प्रिंट करा सकते हैं आप उसको। ठीक है, चलिए इस मोड पे हम आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। आज है मंडे, तो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा अभ्युदय बैच GDC का 6 तारीख से शुरू हो रहा है, जो GDC एक्सक्लूसिव होगा। कई सारे एस्पिरेंट ये पूछ रहे थे कि सर क्या रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा। ये बैच रिकॉर्डेड और लाइव दोनों होगा। रिकॉर्डेड कौन सी क्लासेस होंगी, वो सिर्फ GDC के लिए रिकॉर्ड होंगी। द टीचर्स टुडे के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी भी क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर कहीं पे दे दिया जाए, क्योंकि हर एग्जाम अलग होता है, सबका लेवल अलग होता है। इस बात के लिए मैं पहले से डिटरमाइन हूँ। अभी तक के लिए ही वो रिकॉर्ड होगा, और वो बैच जो है वो GDC एक्सक्लूसिव है। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपके, कॉन्सेप्ट क्लासेस और डिस्कशन क्लासेस होंगे। वो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों होंगे। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन वो रिकॉर्डेड होंगे, जिस दिन छुट्टी नहीं होगी उस दिन वो लाइव होंगे। इस मोड में मैं लेकर चलूंगा। करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट होगा आपको। तो GDC GS का ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन हम आपको बहुत आसानी से कवर कराने की कोशिश करेंगे आप 20+ स्कोर करके आए नेगेटिव मार्किंग के बाद भी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, द टर्म सोवेरियन इन द प्रियम्बल मींस, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऐसे एस्पिरेंट जिनको हिंदी और इंग्लिश का समस्या है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आसानी से और कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना एक इंपॉर्टेंट बात है, आप भी क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, मैं ही ना पढ़ूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सार्वभौम शब्द, एक वर्ड है ना सार्वभौम, सोवेरियन, उसका मीनिंग क्या होता है? जब भी हम सोवेरियन वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो मीनिंग दो तरीके से, एक इंटरनल सोवेरियन और एक एक्सटर्नल, दोनों की बात हम करेंगे। कैसे? सार्वभौम शब्द का अर्थ है जनता द्वारा नव निर्वाचित सरकार नहीं। जब जनता द्वारा सरकार निर्वाचित होती है तो इसे लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सरकार कहते हैं। क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, लोकतांत्रिक कहते हैं, ना कि उसमें सॉवरेन का कोई मतलब है। किसी विदेशी शक्ति से स्वतंत्रता, संघ और राज्यों की समान शक्तियां, जो संघ और राज्यों की शक्तियां होती है ना, ये संघ शक्ति या संघ जैसी स्थिति की कंडीशन है। जबकि विधायिका की सर्वोच्चता, विधायिका सर्वोच्च है ही नहीं, पहली बात, सर्वोच्च जनता है तो ये भी नहीं है। किसी विदेशी शक्ति से स्वतंत्रता है। अब ये एक पक्ष हुआ सोवेरियन का एक पक्ष और है कि हम विदेशी शक्ति से स्वतंत्र तो है ही, मूल शब्द सार्वभौम है, उसका अर्थ है कि हम अपने स्वयं के मालिक हैं, हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं। लेकिन अब इसमें दो पक्ष हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य, दोनों। एक्सटर्नल क्या है? जो यहां पे लिखा हुआ है कि विदेशी शक्ति से हम स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे देश का हम पे कोई जोर नहीं चलेगा। हम WHO WTO के सदस्य हैं, लेकिन WHO WTO के सदस्य हमारी ये स्वेच्छा है, ये हमारी इच्छा है। हम पे कोई किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, हम भी जब भी चाहेंगे तो यहां से क्विट हो जाएंगे। ये क्या है? ये बाह्य सार्वभौमिकता है। लेकिन इंटरनल क्या है? इंटरनल भी तो हमारी सोवेरेनिटी है। कैसे है कि इंटरनली हम संविधान पे आधारित व्यवस्था को लेकर चलते हैं, और संविधान ही सर्वोच्च है। उससे बड़ा ना तो विधायिका है, उससे बड़ी ना तो न्यायपालिका है, उससे ही बड़ी ना तो क्या कार्यपालिका है। तो संविधान सर्वोच्च है, ये हमारी आंतरिक सोवेरेनिटी। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा? बी। सेकेंड, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। अब
24वां 24वां और 25वां जो संविधान संशोधन है उससे मतलब इससे कोई संबंध नहीं है। कभी कभी 24वां और 25वां संविधान संशोधन अगर पूछ लिया जाए एग्जैक्टली अकेले, तो क्या करेंगे? 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन 1971 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। कैसे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से? जब भी 42वां आएगा तो आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। पहला कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी संविधान में इतने महत्वपूर्ण और बड़े संशोधन किए गए, इसे मिनी संविधान की हमने क्या करी, एक उपमा देनी शुरू की। और दूसरा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द भी उसमें ऐड किए गए। इन दो बातों के लिए यह 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जाना जाता है। 1940 1976 44वां संविधान संशोधन 1978 जिसमें क्या किया गया, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार था उस संपत्ति को अधिकार क्या कर दिया गया, अब ये कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, ये एक बड़ा चेंज किया गया। अब उसको 300A आर्टिकल में मर्ज किया गया है। ठीक, तो संपत्ति जो आपकी है, आपकी जमीनिटी है, वो अब एक कानूनी अधिकार है, अब वो आपको फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। तो वो एक बड़ा चेंज 44 में हुआ था। 42 में की बात ही हम करें कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द या सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड वहीं पर जोड़े गए, जिससे संविधान को क्या मिला, एक मजबूती मिली। ठीक है, अब 24वां 25वां संविधान संशोधन को कोई स्पष्ट शक्ति नहीं देता, स्पेशली प्रेम्बल के संबंध में कोई भी स्पष्ट वर्डन इसका या रिलेशन प्रेम्बल से नहीं है। हाँ, 25वां जो है वो डीपीएसपी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित है। कभी पूछ लिया कि 25वां संविधान संशोधन या कौन सा संविधान संशोधन डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो वो 25वां है। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? समाजवादी अर्थ होता है कि उत्पादन के साधनों पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब में होगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा, और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी एक चुनी हुई सरकार पर होगी। यही समाजवादी विचारधारा है। राइट आंसर यहां पर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द टर्म फर्टिनिटी इन द प्रियम्बल, प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता शब्द का क्या अर्थ है? बंधुता, हम एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कौन है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? वो है बंधुता, फर्टिनिटी। ठीक है, आपसी भाईचारा, क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा आपसी भाईचारा, अब ये आपसी भाईचारा जो है वो एक दूसरे की स्वतंत्रता को हनन न करने वाले पॉइंट के साथ भी है। ठीक है, और एक दूसरे की स्वतंत्रता न करने की भावना के पीछे का शब्द है सम्मान। एक दूसरे को हम क्या करेंगे? सम्मान भी देंगे। तो बंधुता वर्ड का अगर सिनोनिम पूछ ले कि इसका अर्थ क्या है, तो उसमें ये ऐड होगा आपसी भाईचारा, सम्मान, एक दूसरे की स्वतंत्रता को हनन न करना, और एकता, यूनिटी की भावना। तो क्या इसका मतलब आर्थिक समानता है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता है? व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता है? या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है? क्या इसका आंसर होगा? तो जब भी कभी बंधुता आएगा तो इसका कॉन्सेप्ट ही है कि व्यक्ति की गरिमा, अभी मैंने कहा ना कि दूसरे की स्वतंत्रता और उसके जीवन की जो गरिमा है उसको भी कोई किसी को हक नहीं है। तो राष्ट्र, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ नेशन। जैसे आप कहीं पर हैं और कोई व्यक्ति इस तरीके का बिहेव कर रहा है कि आपको किसी से सेपरेट होना पड़ रहा है, कहीं से जाना पड़ रहा है, तो वो किसके खिलाफ है? वो हमारी बंधुता के खिलाफ। ठीक है, अभी हाल फिलहाल का एक मामला उत्तराखंड का ऐसा ही बंधुता का बहुत अच्छा उदाहरण है।
तो व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की जब भी कहेगा बंधुता तो उसमें बंधुता मतलब है डिग्निटी भी, किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। जब तक किसी व्यक्ति की डिग्निटी नहीं बचेगी वो नेशन के लिए यूनिटी नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है और आर्थिक समानता जो है ये डीपीएसपी का प्रोसेस है, और जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोसेस है। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वो यहां पे समझेंगे इसे हम। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये न्यायपालिका की विशेषता है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जो स्वतंत्र है। इंडिया के अगर हम 3 कोने, भारत चतुष्कोणीय आकृति का है, चतुष्कोणीय आकृति में जुडिशरी है, चतुष्कोणीय आकृति में यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका है, यानी एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद जुडिशरी हो गया, न्यायपालिका हो गया, सॉरी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक। उसके बाद जो चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं, चौथा पक्ष कहते हैं, वो कौन है? फिर वो जिसे हम आजकल मीडिया कहते हैं ना कि चौथा स्तंभ, तो चौथा स्तंभ वो मीडिया होता है। लेकिन 3 ये वो सेक्शन हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होकर के कंट्री की सारी जो लिखित और कुछ अलिखित बात कार्य है उसको लेकर के चलती हैं। और बार बार जो अलिखित बातें हैं वो जब संविधान के टर्म से क्लैश करती हैं या उनको लेकर प्रश्न होते हैं तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी क्या करती है? उस पर अपने रिव्यूज देती है और फिर से तब संविधान में कोई संशोधन होने की कंडीशन होती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तभी होते हैं जब ये जो न लिखी हुई बातें हैं उनको इंटरप्रिटेट करना आसान नहीं हो या किसी इंटरप्रिटेशन में गलत इंटरप्रिटेट कर लिया गया हो, तब वो बात कोर्ट पहुंचती है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यह अधिकार है कि वो जुडिशियल रिव्यू करें और फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई किसी बात को या खुद अपनी कही हुई बात को फिर से रिव्यू कर सकें। तो ऐसी कंडीशंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? कौन प्रियम्बल में डायरेक्ट मेंशन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित ही नहीं है? कौन सा उल्लिखित नहीं है? देखते हैं, एक एक टर्म पे बात करेंगे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अच्छा देखिए चारों ही हैं इसमें। एक ये क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो मिस हो गया है, खैर ए बी बी सी सी डी वाला पार्ट इसमें नहीं आया। निम्न में से कौन सा तत्व प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित नहीं है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी है। ठीक है, अब कैसे? अच्छा कह रहा है डायरेक्ट, सॉरी प्रत्यक्ष कह रहा है ना, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष डायरेक्टली लिखा हो वो टर्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित नहीं है? ए बी सी डी। पहला न्याय, ये डायरेक्टली है, ठीक। न्याय, अब जो न्याय यानी जस्टिस टर्म है, ये जस्टिस टर्म किस जस्टिस की बात कर रहा है? कोई ना कोई तो जस्टिस की बात होगा। तो जस्टिस जब इस्तेमाल करते हैं हम ये वर्ड, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं जो जुडिशरी वाला जस्टिस आप समझ रहे हैं, नहीं। जस्टिस जब भी आएगा तो आप अपने जीवन काल में कैसे जस्टिस को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, कैसे जस्टिस के साथ हम अपने काम कर पा रहे हैं, ये उस जस्टिस की बात है। तो इसमें 3 जस्टिस आ रहा है। क्या? एक आता है सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की परिभाषा, यानी आपको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, आप चाहें इलेक्शन लड़ सकें,
आप चाहें तो कोई व्यवसाय कर सकें, आप चाहें तो सामाजिक रूप में डिग्निटी के साथ रहें। ये किसकी जस्टिस की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्याय प्रत्यक्ष रूप से हमें जस्टिस की बात कर रहा है। अब दूसरा आता है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये सब स्वतंत्रता है ना, तो लिबर्टी भी है। हमको लिबर्टी भी मिल रही है, जस्टिस तो मिला ही मिला है, लिबर्टी है। हमें लिबर्टी है कि हम जिस चीज पे बिलीव करते हैं उस पे बिलीव करें। हमें लिबर्टी है कि हम भारत में कहीं जाके घूम सकते हैं। हमें लिबर्टी है कि हम कोई उद्योग लगा सकते हैं। हमें लिबर्टी है कि हम अपनी पसंद का कोई इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। हमें किसी भगवान को मानने की स्वतंत्रता है, तो विश्वास, धर्म, किसी भी पंथ को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी की उपासना करने की है, किसी विचार, संविधान या कानून के दायरे में रह के बोलने की भी स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है। तो ये क्या है? ये स्वतंत्रता भी है जो कि हमें डायरेक्ट रूप से संविधान में हमारे मौजूद है। अब इक्वलिटी यानी समानता, बिल्कुल समानता है। 14 से 18 कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट समानता पे ही आधारित ही है। कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। हमें जो संविधान है वो सबको एक समान रूप से देखता है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान के उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोषी होगा। अवसर की समानता होनी चाहिए सबके पास। तो सभी को इक्वल स्टेटस संविधान के सामने और सभी को अवसर समान रूप से मिलना चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये इक्वलिटी भी कर रहा है। अब धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म है ही कि हमारा संविधान किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया? एक वर्ड जोड़ा गया, सेकुलर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पंथ निरपेक्ष। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द से ज्यादा, अब यहां पे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष से ज्यादा जो टर्म यूज किया गया है वो है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष वर्ड यूज नहीं किया गया, क्या यूज किया गया है? पंथ निरपेक्ष यूज किया गया है। ये ध्यान रखेंगे। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, अभी इस क्लास के बाद पूरा ये टॉपिक जो है वो हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि याद भी हो सके। द फ्रेज वी द पीपुल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग ना, ये क्या कहता है? संसद की संप्रभुता, संसद भारत में संप्रभु नहीं है। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी, संसद जो है वो सार्वभौमिकता की बात नहीं है। यहां कह रहा है कि संसद क्या है? संप्रभु है, यानी सारी शक्ति, सॉवरेनिटी किसकी है? संसद की नहीं है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में जाते हैं। तो कौन हुआ अल्टीमेट सोर्स? अल्टीमेट सॉवरेनिटी किसकी हुई? ऑफ द पीपुल हुई। और किसके सेंस में? वी द पीपुल अगर कह रहा हो तो किसके सेंस में है? वी द पीपुल अगर कह रहा हो तो किसके सेंस में है? जैसे पार्लियामेंट वी द पीपुल से मतलब नहीं है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया में है, यानी लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों से बनी हुई पार्लियामेंट ही क्या है? यहां डेमोक्रेसी चलाने वाली संस्था है। उसके कुछ और भी सहयोगी हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो अल्टीमेट सोर्स कौन हुआ? अल्टीमेट सोर्स हुआ पीपुल। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है, सर्वोच्चता तो किसी की नहीं, सर्वोच्चता कॉन्स्टिट्यूशन की है। ये सब अपने अपने तरह के एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, यूनिट हैं, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जिसमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही, रिप्रेजेंटेटिव ही सरकार बनाते हैं। तो हम भारत के लोग कहेगा तो जनता की संप्रभुता है। और ये हम भारत के लोग जो टर्म है ना, ये टर्म अल्टीमेट पावर दिखाता है, ये बिलीव दिखाता है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दिखाता है, ये अल्टीमेट सोर्स को दिखाता है। और ये दिखाता है कि एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारत का वह व्यक्ति जो भारत का निवासी है,
वो कैन अचीव एनी पोस्ट, कैन होल्ड एनी पोस्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी और आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी विच इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कोई भी पोस्ट हो वो कोई भी पा सकता है। ठीक है। अब जैसे संसद की संप्रभुता, तो संसद की संप्रभुता इंडिया में नहीं है, जो सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट है ये ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन, इंडिया में सॉवरेनिटी है तो ब्रिटेन में किस देश में है? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है लेकिन भारत में सर्वोच्च नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति, अब राष्ट्रपति जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है उसके पास नॉमिनल पावर है, नॉमिनल पावर है। पावर जिसके किसके पास है? रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के पास है। रिप्रेजेंटेटिव्स का बंच जो है, जिसे हम संसद के सदस्य कहते हैं, ये सरकार जो चलाते हैं उसके पास है। तो भी इसका सोर्स कौन है? हम है सोर्स। नेक्स्ट, एज पर द प्रियम्बल इंडिया इज, प्रस्तावना के अनुसार भारत एक फेडरल रिपब्लिक है, सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, या सेक्युलर फेडरल स्टेट है। प्रस्तावना के अनुसार संघीय गणराज्य, प्रस्तावना के अनुसार क्या है? संघीय गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, या धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य है। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष से ज्यादा जो टर्म यूज है वो पंथ निरपेक्ष, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश हिंदी के ट्रांसलेशन में ये फर्क हो जाता है। तो सेकुलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, इंडिया क्या है? सेकुलर है, सभी धर्मों को, सभी पंथ को समान रूप से सोवेरियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना में लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अगर पूरा लिखा होता, लेकिन थोड़ा ही पार्ट लिखा हुआ है तो सेकुलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर नहीं है। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा टर्म हुआ? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। और क्या है? रिपब्लिक है। पंथ, अब धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, समाजवादी लिखा हुआ है, गणराज्य भी लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ये टर्म यूज हुआ है तो इसकी मीनिंग ये हुई कि जो प्रतिनिधि होंगे वो चुने जाएंगे, कोई भी जन्म या किसी भी घर के आधार पर या किसी भी व्यक्ति के पुत्र के आधार पर उसी सत्ता पर काबिज नहीं होगा या उसी पोस्ट पर नहीं आएगा। ठीक है। In which case did the Supreme Court declare the preamble is a part of Constitution of India? कई सारे केसेस हुए लेकिन अंत में एक केस हुआ केशवानंद भारती, और केशवानंद भारती जो केस हुआ 1973 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से मत दिया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने चेंजेस हुए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाने लगा। ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केशवानंद भारती याद रखते हैं, वर्सेस किस में था? वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, और जब कभी इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े तो संविधान की इस प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की हेल्प ली जा सकती है। किसी भी बात को अगर कोर्ट में सिद्ध करना हो तो उसमें बिल्कुल भी किसकी मदद ली जा सकती है? प्रस्तावना की यानी प्रियम्बल की। ठीक है।
ये वाला पार्ट जो संविधान संशोधन वाला है ना, जो संविधान संशोधन वाला टर्म आएगा तो वहां पढ़ेंगे हम। द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल, जस्टिस अभी हमने बात की थी न्याय की, कि आपको न्याय मिलना भी चाहिए, महसूस भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें न्याय दिख ही नहीं रहा है, महसूस ही नहीं रहा, सिर्फ कागजी न्याय भारत में नहीं चाहिए। ठीक है। जस्टिस के साथ सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों चाहिए। समाज में डिग्निटी के साथ रहें, हमारी जाति, हमारी धर्म, हमारी लिंग को लेकर के किसी तरीके का कोई इनजस्टिस ना हो, कोई अन्याय ना हो। खास बातें, इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और नॉन सोशल या नॉन एक्सेप्टेबल, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर उन सब बातों पे रोक लगाता है ये न्याय वाला टर्म। कि अगर आपके पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है तो आप डिग्निटी के साथ जीवन भारत में जी सकते हैं। 14 से 18 का जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो ये बात ही कहते हैं कि आपके पास इक्वलिटी है। ठीक है। 15 और 16 आपको अवसर की जो समानता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज होंगे वो भी मिलेंगे, जितना मुझे आवश्यकता है वो मुझे मिलने चाहिए। कभी कभी हम इस बात पे डिबेट करते हैं ना कि सरकार फ्री में ये चीज देती है, तो भारत एक फेडरल, सॉरी, भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है और उसमें भी जो मूल ढांचा है, जो मूल है भारत में, वो ये है कि संसाधनों पे, समाजवादी देश है ना, तो संसाधन सभी को मिलने चाहिए। अगर वो डायरेक्टली उत्पादन का अंग नहीं है फिर भी वो कहीं ना कहीं है अंग, किसी ना किसी रूप से। अगर वो सामान खरीद रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कुछ ना कुछ दे ही रहा है, हिस्सा है वो। तो ये एकदम नहीं कह सकते कि वो जो सरकार दे रही है वो गलत है, नहीं। उचित व्यक्ति तक पहुंचे ये सरकार का कर्तव्य है। तो जब भी कभी हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीतिक न्याय को सोशलिस्ट जो जस्टिस है उसको बनाने के लिए थर्ड लेवल पे, यानी सबसे ग्राउंड लेवल पे भी क्या बनाई गई, संस्थाएं बनाई गई, जिसमें आप इलेक्शन लड़ते हैं और खुद अपने लिए नियम बनाने की कंडीशन में रहते हैं। The preamble of the Indian Constitution is inspired by which of the country's constitution? Preamble of the Indian Constitution. अब preamble of the Indian Constitution अगर डायरेक्ट ऐसा कहेंगे तो आप अमेरिका से इसको लेते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वी द पीपुल जो टर्म है ना, वो अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है, वी द पीपुल। ठीक है। तो जो पॉपुलर सोवरेनिटी वर्ड अमेरिका में यूज किया गया है उसी का अर्थ भारत में है वी द पीपुल। तो इसीलिए कहते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल जो टर्म है, जो की है पूरे संविधान की इस प्रस्तावना की, वो अमेरिका से है। वैसे ये संविधान की पूरी जो कंडीशन है वो शुरू होती है 13 दिसंबर 1946, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं और वो 22 जनवरी 1947 को क्या हो रहा है, स्वीकार हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। अब यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही भारत में क्या बना, संविधान की प्रियम्बल बनी। तो एक सोर्स तो ये है कि संविधान में जो प्रियम्बल है उसका अल्टीमेट जो डेवलपमेंट है वो नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 22 जनवरी को एक्सेप्ट किया गया। और जो इसमें वी द पीपुल टर्म है ये डायरेक्टली अमेरिका से नहीं लिया गया है, लेकिन पॉपुलर सोवरेनिटी टर्म का ही ये एक सिनोनिम है जिसे कहते हैं वी द पीपुल। ठीक है। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल रिलेट्स टू इक्वलिटी? इक्वलिटी से किसका रिलेशन है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसर की समानता है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कौन सा उद्देश्य? समानता, इक्वलिटी। तो जब इक्वलिटी आएगा तो आर्टिकल 14 से 18 जरूर याद रखिएगा। तो अवसर की समानता है, बिल्कुल हमें अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता, दोनों बातें जब भी कभी समानता टर्म यूज आएगा तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दोनों है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब अवसर की समानता का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले और इसी अवसर, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, और इसी अवसर की समानता को बरकरार रखने के लिए, हर व्यक्ति को अवसर प्रदान करने के लिए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए ही 16 जो आर्टिकल है उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को भी रखा गया है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो इसलिए। लेकिन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है और उसके एग्जीक्यूटिव्स की, ये उन्हीं लोगों को मिल पाए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अवसर की समानता सबसे महत्वपूर्ण टर्म है तब जब समानता से हम उसकी बात करते हैं। इसके अलावा इसी में एक टर्म और ऐड होता है, वो क्या है? समानता। समानता में क्या है? दर्जा और अवसर, यानी आपका स्टेटस भी, दर्जा भी है, अवसर तो है ही, दर्जा भी है। दर्जा और अवसर की समानता, क्योंकि अगर आपको उचित दर्जा ना मिले, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी तो तब मिलेगी जब इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होगा, आपको बुलाया जाएगा, सामने तक बैठाया जाएगा, आप रहेंगे ही नहीं, इक्वलिटी की तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए दर्जा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस ऑल्सो। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। सिटीजनशिप प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिटीजनशिप, भारत में नागरिकता, और कैसी नागरिकता है भारत में? एकल नागरिकता है, किसी भी राज्य की अपनी नागरिकता नहीं होगी, एकल नागरिकता है। तो पार्ट 2, 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 भारत में किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारत की नागरिकता से जो कि एकल है। भाग 1 में किसकी बात है? नए राज्यों को बनाना, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 राज्यों का प्लेस चेंज करना, ठीक, उनके नाम, नए राज्यों का विलय, ये सब 1, 2, 3 में है। फिर जब 3 में आएंगे तो फंडामेंटल राइट होगा, 4 में आएंगे डीपीएसपी होगा, और 5 से 11 में क्या है? प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप प्रोविजन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर कवर्ड अंडर विच आर्टिकल? तो 5 से 11, भारत में 5 से 11 आर्टिकल जो है वो सिटीजनशिप के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है, किसके लिए है? सिटीजनशिप के लिए। ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स के लिए है। ये है आर्टिकल जो है वो इक्वलिटी, समानता वाले हैं। 1 से 4 जो है वो स्टेट का नाम, रीजन चेंज से लेकर के है, मर्जिंग से लेकर के है। आर्टिकल 5 रिलेट्स टू सिटीजनशिप बाई, आर्टिकल 5 जो है वो सिटीजनशिप कैसा? निवास के द्वारा नागरिकता। भारत में जो टर्म यूज किया गया है वो, सॉरी, अधिवास, निवास नहीं, अधिवास। 5 जो है ना उसमें डोमिसाइल वर्ड यूज किया गया है, और उसी में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता पितामह में से कोई भारत में जन्मा हो वो भारत में नागरिक होगा। तो डोमिसाइल वर्ड यूज किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और कब से और कहा? टेरिटरी ऑफ इंडिया, डोमिसाइल भारत की सीमा में, भारत की सीमा में। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये किसी का डोमिसाइल स्टेट और आर्टिकल
स्पेशली 5 के बारे में पूछा है ना, तो 5 क्या है, डोमिसाइल की सीमा में अगर कोई व्यक्ति भारत में उसका घर है, वो भारत में जन्मा है, तो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होगा। और जब डोमिसाइल कहेगा मतलब परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा है, वो तो आपके फॉर्म में आता है ना परमानेंट एड्रेस, तो वो डोमिसाइल वही है। ठीक है, तो अस्थायी निवास अधिवास नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिएगा। जहां आप सेटल्ड हो, अधिवास इंग्लिश में कहते हैं सेटलमेंट, रेजिडेंस तो इसमें कह रहे हैं, सेटलमेंट डोमिसाइल जो है, और उसको एक टर्म और कहते हैं सेटलमेंट कहते हैं। तो डोमिसाइल से वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंस से नहीं है, ये बहुत करीब करीब के वर्ड हैं। तो डोमिसाइल 5 आएगा तो हमेशा डोमिसाइल, किसी भी तरीके का कोई वे नहीं। ठीक है, तो अधिवास हो और वो भारत में क्या हो, भारत में जन्मा हो, या माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, मतलब पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, ये भी टर्म है, सीमा में हो और पेरेंट बॉर्न इन इंडिया। पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, भारत में उनके पेरेंट जन्मे हो, तब भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक, और ऐसा कब कब ये हुआ हो, संविधान लागू होने से 5 साल पहले। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले, संविधान लागू के 5 वर्ष पहले अगर वो भारत में रह रहा हो, उसका भारत में पक्का परमानेंट अधिवास हो, और उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, तो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 डील्स विथ, अनुच्छेद 6 संबंधित है पाकिस्तान से भारत में। अब ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये डिसाइड करेंगे कि कैसे आप भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो 6 मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से संबंधित है, यानी जब भी 6 कहेंगे तो आप पाकिस्तान से भारत आ रहे हो तो भारत के क्या होंगे, नागरिक। माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंग्लिश में यह टर्म भी यूज किया सकता है, पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, उनके लिए एक आर्टिकल है आर्टिकल 6। पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ये है आर्टिकल 7। ये दोनों याद रखिएगा, पहले है पाकिस्तान से भारत में आने वाले। ठीक है, ठीक, अब एक डेट इसमें दी गई है 19 जुलाई 1948, ये डेट दी गई है 19 जुलाई 1948। इसके पहले भारत में आया है या उसके बाद में। ठीक, 19 जुलाई 1948 के पहले आया है तो भारत में रेजिडेंस कर रहा हो, रह रहा हो। अगर उसके बाद आया है तब उसे पंजीकरण कराना होगा, वो डायरेक्ट तब नहीं रह सकता, यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर उसका डिसाइड होगा तभी वो भारत के रह सकता है, अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में माइग्रेट करके आया हो। आर्टिकल 7, अभी हमने बात की कि भारत से पाकिस्तान जाकर लौटने वाला, भारत से इंडिया से माइग्रेट होकर के कहां गया हो, पाकिस्तान गया हो, फिर वो जब भारत आएगा तो उसके लिए एक अलग वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, और इसके लिए भारत का संविधान लागू होने को डेट दिया गया है। ठीक है, टर्म क्या यूज किया गया है, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति को संविधान लागू होने के समय तक भारत लौट आए तो उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी। और कब, पहले भारत में वो जन्म लिए थे, पैदा हुए थे, या उनका डोमिसाइल रहा हो। तो वर्ड यही है, भारत से पाकिस्तान जाकर लौटने वाले, तो भारत से पाकिस्तान गए और लौट कर आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, तो उसमें डोमिसाइल या उनका यहां पर निवास एक महत्वपूर्ण बिंदु
है। तो दो पार्ट याद रखिएगा, 6 जो है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट आने वाले, और 6 जो है भारत से पाकिस्तान जाकर लौट कर आने वालों से संबंधित है 7। ठीक है, भारत से पाकिस्तान गया और लौट कर आया हूं। 5 जो है वो डोमिसाइल से रिलेटेड है, पर्सन बॉर्न इन इंडिया। विच आर्टिकल डील्स विद द पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिजाइडिंग अब्रॉड। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय मूल के विदेशों में निवास करने वाले यानी इंडियन ओरिजिन रेजिडेंस की बात कर रहा है, व्यक्तियों से, भारतीय मूल के व्यक्तियों से, जो भारतीय मूल के हों। जरूरी नहीं कि वो भारत में जन्मे हों, वो भारतीय मूल के हो सकते हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इन 5 हो गया, 6 हो गया आर्टिकल 7 हो गया, अब क्या है आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 किससे रिलेटेड है? 5 तो डोमिसाइल से रिलेटेड है, 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत आने वाले से रिलेटेड है, 7 जो है वो भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से आने वाले से रिलेटेड है, और 8 जो है वो विदेशी, भारतीय मूल के विदेशी, यानी जिसे हम PIOS कहते हैं, ये भी टर्म याद रखिएगा, PIOS, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो उनके लिए जो आर्टिकल यूज किया गया है वो है आर्टिकल 8। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इन लोगों को कैसे नागरिकता प्राप्त होगी? तो इन लोगों को नागरिकता प्राप्त होने का जो सबसे प्रचलित तरीका है वो क्या है? वो है उनका रजिस्ट्रेशन। तो उन्हें रजिस्ट्रेशन से, यानी वो रजिस्टर होके इंडिया में अगर आना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर उन्हें नागरिकता का विकल्प प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अच्छा 9 किस रिलेटेड है? 9 रिलेटेड अगला क्वेश्चन आएगा ही, कैसे नागरिकता समाप्त होगी? आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 9 का मूल उद्देश्य क्या है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त, टू टर्मिनेट इंडियन सिटीजनशिप अपॉन एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप। अगर आपने विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत में आपकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, उसे कोई भी रोक सकेगा नहीं, वो भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। अभी संसद को अधिकार जो है ये एक दूसरे आर्टिकल में अधिकार होगा, वो भी अभी आएगा। नागरिकता से संबंधित मामलों में संसद को शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद है। विच आर्टिकल इंपावर्स पार्लियामेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप मैटर? 10, 11, 12, 13। अब 12, 13 जब आएगा ना तो ये तो नागरिकता के रीच से ही बाहर हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 11 जो है वो संसद को विशेष शक्ति देता है। संविधान में अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी टर्म का जो नागरिकता को डिसाइड करने से संबंधित है उसमें अमेंडमेंट कर सके, उसमें संशोधन कर सके। तो आर्टिकल 11 याद रखेंगे। ठीक, और सब में कर सकता है। नागरिकता कोई लेना चाहता है, कोई नागरिकता छोड़ना चाहता है, उस पे बिंदु पे भी, यानी वो भी आर्टिकल कैसे नागरिकता भारत की ली जा सकते हैं, वो भी आर्टिकल कैसे नागरिकता किसी व्यक्ति की जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और जो डोमिसाइल को लेकर के इन सब बिंदुओं पे, इन सब पॉइंट्स पे इंडिया में कौन बना सकता है रूल? वो इंडिया का पार्लियामेंट बना सकता है। और इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है ना, वो पार्लियामेंट को अथॉराइजेशन देता है। ऑल दो कि अभी हाल में 2019 में भी इसमें संशोधन हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड, संविधान के अनुसार भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, केवल राज्यों की नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता ये यूएसए में है कि वहां सेंट्रल की अलग, स्टेट की अलग, अपने स्टेट की भी एक नागरिकता है। एकल नागरिकता की व्यवस्था है, हमेशा याद रखिएगा। व्यवस्था कैसी है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है।
और इस सिंगल सिटीजनशिप का एडवांटेज है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी जो बंधुत्व की बात हम करते हैं, अगर सिंगल सिटीजनशिप ना होता तो हम क्या करते, सिंगल सिटीजनशिप ना होता तो हम एक दूसरे से शायद वैमनस्यता रख रहे होते। तो सभी को क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, इक्वल राइट। इसका एडवांटेज है इक्वलिटी, इसका एडवांटेज है डिग्निटी। वरना आप किसी दूसरे स्टेट के होते और किसी दूसरे स्टेट में जाते तो डिग्निटी हो नहीं पाती। अब इसका एडवांटेज है कि एक ही पासपोर्ट बनवाना है, इसका एडवांटेज है कि सिंगल कंट्रोलिंग सिस्टम है, इसका एडवांटेज ये है कि राज्य और संघ के समान अधिकार है, वरना नागरिकता को लेकर के अधिकार फिर से बढ़ जाते। ठीक है, और एक ही कंट्रोलिंग पावर है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नागरिकता जैसे मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट के लिए सिंगल कंट्रोलिंग सिस्टम हो तो ज्यादा अच्छा है, इसीलिए ये एडवांटेज मिलता है सिटीजनशिप का, इक्वल सिटीजनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, निम्न से कौन सा कथन सही है। नागरिकता मौलिक अधिकार है, नागरिकता न्यायालय द्वारा दी जाती है, नागरिकता संसद द्वारा विनियमित की जा सकती है, नागरिकता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है। तो राज्य सरकार सिटीजनशिप स्टेट गवर्नमेंट करती नहीं है। सिटीजनशिप इज रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट कर सकती है। अच्छा, खास बात है इसमें, अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगी, ऐसा नहीं कि कैबिनेट बैठ के कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कैबिनेट बैठ के कर दे, तो पार्लियामेंट उसमें रेगुलेट कर सकती है। मैंने कहा अभी 2019 में भी उसमें संशोधन हुआ था, इसके पहले 86, 1986, 2003, 2005 में भी अमेंडमेंट हुआ है। और अमेंडमेंट कब कब हुआ है, 1986, 2003, 2005 और 2019 में इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। अब हम इसी टर्म की बात कर रहे थे कि हम इसे इजीली एक बार क्विक रिव्यू कर सकें, जिससे एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू हमें आसानी हो। और ये जो टर्म अभी आपको ऐसे पीपीटी फॉर्म में मिल रहा है ना, कल की क्लास से ये पूरा A4 साइज में होगा, ताकि आप यहीं से जब प्रिंट करने वाले व्यक्ति को देंगे तो वो ऊपर के भाग को काट देगा और यही प्रिंट करने वाला टर्म आपको दे देगा, तो आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। देखते हैं, सार्वभौम सोवरेन, यही सब वर्ड्स थे टर्म। सार्वभौम का अर्थ क्या है, राज्य सर्वोच्च शक्ति संपन्न है, यानी स्टेट जो है वो क्या है, सार्वभौम शब्द का स्टेट शक्ति से संपन्न है, यानी इंडियन स्टेट के पास शक्ति है, इंटरनली भी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की कि उससे ऊपर कोई नहीं है, और दुनिया में भी ये पावर है कि मुझे अपनी पावर से ऊपर कोई पावर नहीं है। मैं खुद चाहूंगा तो किसी संस्था में रहूंगा, खुद चाहूंगा तो निकल जाऊंगा, मुझ पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये होता है सोवरेन का मतलब। देखिए यहां लिखा है आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की सोवरेनिटी है इंडिया में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह की। किसी विदेशी सत्ता या संस्था का नियंत्रण नहीं होगा। इंटरनल, जिसकी बात हमने की, कि संसद, सरकार, न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव है, यानी जुडिशरी है, और जो गवर्नमेंट है, जुडिशरी भी है, न्यायपालिका भी है, न्याय जुडिशरी और गवर्नमेंट इन सरकार, विधायिका जिसे कह सकते हैं, संसद है, ये सभी क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, और सभी संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ही उत्पन्न हुई है। सभी को पावर किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। एक्सटर्नल सार्वभौमिकता का मतलब क्या है, भारत अपनी विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसीज में खुद बनाएगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। कोई वॉर होगी, युद्ध ही, या हम किसी से पीस करना चाहते हैं या किसी से ट्रीटी करना चाहते हैं, या हमारी जो स्ट्रेटेजिक बातें होंगी उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल खुद बनाएंगे, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। भारत यूएनओ और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं का सदस्य है, हम मेंबर्स हैं, लेकिन ये हमारी इच्छा के अनुसार मेंबर है, कोई हम पे दबाव नहीं होगा, स्वैच्छिक हैं, हम चाहते हैं, कोई इसमें बाध्यकारी जैसी बात नहीं होगी, हम किसी पे बाउंडेड नहीं है, खुद चाहते हैं तो है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वैसे लिखा गया है। प्रस्तावना में सॉवरेन शब्द कब से लिया गया, 1950 से ही मौजूद था, 1950। और 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में
समाजवादी और पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़े गए। लेकिन सार्वभौम शब्द क्या था? पहले से था। देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान में सार्वभौम शब्द पहले से था या नहीं था? नहीं, पहले से ही था। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती वर्सेस, ये भी याद रखिएगा, वर्सेस केरल स्टेट। दूसरा कोई स्टेट पूछ लेगा तो गलत कर देंगे। सार्वभौमिकता संविधान की मूल संरचना है, जिसे हम कहते हैं सोल। तो हमेशा से केशवानंद भारती केस से ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की जो आत्मा है, मूल है, फंडामेंटल्स में चेंज नहीं कर सकते। और सार्वभौमिकता सॉवरेनिटी उसी फंडामेंटल का एक पार्ट है। तो पूछेगा कौन सी चीजें फंडामेंटल में नहीं थी? तो सॉवरेनिटी फंडामेंटल का पार्ट है, जिसको कंजर्व किया है, जिसको माना है किसमें? केशवानंद भारती वर्सेस इंडियन स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने। एग्जाम बूस्टर पॉइंट, प्रस्तावना के मूल स्रोत उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रस्तावना का मूल स्रोत क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, वही जो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 47 को एक्सेप्ट हुआ है और 26 प्रेम्बल जो था ना, वो 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना के संबंध में कि 26 नवंबर 1949 को ही एक्सेप्ट हुई थी, लेकिन इनैक्ट कभी नहीं हुई। इनैक्ट कब हुई? 26 जनवरी को। संविधान की आत्मा सोल इसी प्रस्तावना से निकली है। आत्मा, संविधान की आत्मा इसी से निकली है। पूरे संविधान को जानना हो तो प्रस्तावना पढ़िए। इसमें भारत के लिए संप्रभुता, सॉवरेनिटी की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, लोकतंत्र की, सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, समानता इक्वलिटी की बात है, स्वतंत्रता लिबर्टी की बात है। जैसे आदर्श निर्धारित किए गए हैं, तो ये सब कहां से निर्धारित किए गए हैं? ये सब आपको किसमें मिलेंगे? डायरेक्टली लिखे हुए हैं। किसमें? हमारे प्रेम्बल में लिखे हुए हैं। सोर्स ऑफ प्रेम्बल, अमेरिकी संविधान यूएसए से लिया गया। वी द पीपुल की अवधारणा, जनता को सत्ता का मूल, द सोल पावर, द एक्सक्लूसिव पावर, और द सोर्स ऑफ पावर इज पीपुल। कौन कौन सी? जनता को सत्ता का मूल स्रोत, ठीक है। न्याय चाहिए, जस्टिस, स्वतंत्रता यानी हमें लिबर्टी चाहिए। समानता, इक्वलिटी जैसे शब्द आए हैं, वो कहां से आए हैं? वो तभी आए जब लिखा हुआ हम भारत के लोग, तो हम अपने लिए कुछ बनाएंगे, तो क्या समानता, तो हम उसको समझेंगे नहीं। किसके लिए बनाएंगे? खुद के लिए बनाएंगे। हम ही संविधान अपने लोगों से बनवा रहे हैं, तो ज्यादातर पॉइंट किसके लिए होने चाहिए? हमारे लिए होने चाहिए। अब कुछ और केशवानंद भारती केस कब आया? 1973। ये जितना भी टर्म लिखा हुआ है ना, ये सब एग्जामिनेशन में पूछेगा, एकदम रट लीजिएगा, इसलिए इसको अब A4 साइज में देंगे हम। प्रस्तावना की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है। ये जो प्रस्तावना है ना, वो मूल संरचना, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और केशवानंद भारती केस में इसी बेसिक स्ट्रक्चर को कहा गया कि आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर की बात कब की गई? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 में की गई, और प्रस्तावना ने प्रेम्बल को उसका पार्ट माना गया। लेकिन संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना बदली नहीं जा सकती है। जो फंडामेंटल से नहीं चेंज करेंगे, चेंज कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल उसका चेंज नहीं होगा, जो शो करता है कंप्लीट सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना किसी न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय नहीं, ऐसा नहीं कि सीधा प्रस्तावना में देखिए लिखा हुआ है इसलिए मानिए, नहीं। लेकिन प्रस्तावना को यूज कर सकते हैं किस लिए? व्याख्या में, किसी चीज को एलोबरेट करना हो, किसी चीज को समझाना हो, रेफरेंस देना हो, तो प्रस्तावना को डायरेक्ट नहीं कह सकते कि लिखा हुआ है तो ऐसा होगा, नहीं। लेकिन किसी चीज को जस्टिसेबल बनाने के लिए प्रस्तावना की हेल्प ली जा सकती है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 में यह बात कही है। अब ये जो हम बार बार कहते हैं ना, स्वतंत्रता, समानता, ये कहां से लिया गया है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। क्या? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से क्या लिया गया है? 1789 से ये तीनों वर्ड लिए गए हैं। इसी पे आधारित ही थी फ्रांस की क्रांति।
समाजवादी विचारधारा, यानी भारत में जो सोशलिस्ट अप्रोच है उसका सोल, उसका आत्मा कहां से है? ये यूएसएसआर से है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, यानी सोशलिस्ट और इकोनॉमिक जस्टिस है। राज्य की कल्याणकारी भूमिका, जो हम एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जो मैं भी बात कर रहा था ना कि फ्री नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो इंडिया वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति तक उसके डिग्निटी जैसे जीवन को जीने के लिए चीजें मुहैया कराएं। तो समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन सोशलिस्ट कब आया? 1976 द्वारा ऐड किया गया, याद रखिएगा, ये बात हम कर चुके हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन है कि किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी गवर्नमेंट में हुआ? 3 जनवरी 1977 से ये इनैक्ट हुआ। कब से इनैक्ट हुआ? कब से ये इनैक्ट हुआ? 3 जनवरी 1977। संशोधन से पहले प्रस्तावना, जब संशोधन नहीं हुआ था तब क्या था, जब संशोधन हुआ तब क्या है, दोनों देख लीजिए एक साथ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तब टर्म क्या आ गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो टर्म आया चेंज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये चेंज आ गया। अर्थात समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द में क्या हुए? ऐड किए गए। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। देखिए, सिर्फ सोशलिज्म नहीं है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोशियो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल है वो जस्टिस हमें मिल सके, और जो सत्ता है वो, या संपत्ति है, सत्ता नहीं कह सकते, संपत्ति कह सकते हैं, उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कोशिश की जानी चाहिए जिसको जितनी जरूरत हो उसमें डिवाइड होना चाहिए। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जाए, कल्याणकारी राज्य। अगर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम कभी भी जस्टिस नहीं भी महसूस कर पाएंगे। यह राज्य समाजवादी स्टेट सोशलिज्म नहीं है, यह राज्य समाजवाद नहीं है, राज्य समाजवाद नहीं है, ध्यान रखिएगा, वेलफेयर सोशलिस्ट अप्रोच है। समाजवाद को समझाने का आधार क्या है? प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय, यानी जो सोशलिस्ट अप्रोच है उसके लिए कहां से सोर्स आ रहा है? कह रहा है कि प्रस्तावना, प्रियम्बल, फिर नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, आर्टिकल 38 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी जब पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझेंगे। लेकिन 38 39 किस रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सोशलिस्ट अप्रोच फंडम स्टैब्लिश करने से। सामाजिक व्यवस्था सरकार बनाएगी और संसाधनों का समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, डीपीएसपी आर्टिकल 39। लेकिन ये डीपीएसपी है, आप डायरेक्ट ले जाके कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए सरकार की मंशा पर आधारित होती है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब यहां पर इक्वलिटी की बात कही गई 14 से 18 में, तो इक्वलिटी अगर कहा गया है तो सोर्स कौन है? इसका सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे पहले अल्टीमेट रूप से प्रियम्बल। बंधुता, फर्टिनिटी, बंधुता शाब्दिक अर्थ दार्शनिक अर्थ है, फिलोसफिकल है। कैसे? समाज के सभी नागरिकों में भाईचारा होना चाहिए, परस्पर सम्मान होना चाहिए और एकता की भावना होनी चाहिए। यह केवल भावना नहीं, राष्ट्रीय एकीकरण यानी नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी की बात होनी चाहिए। नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल यूनिटी को बताने का सोर्स कौन है? ये जो वर्ड है बंधुता, फर्टिनिटी। प्रस्तावना में बंधुता का स्पष्ट उद्देश्य है। प्रस्तावना में कहा गया है कि बंधुता का उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तथा जो ये प्रस्तावना में वर्ड यूज किया गया ना बंधुता, उसकी मीनिंग क्या है? उसकी मीनिंग है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जब तक डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल नहीं होगा तब तक वो किसी के साथ बंधुता कर ही नहीं पाएगा। तो अगर आप किसी व्यक्ति को सता रहे हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं सता रहे हैं, आप भारत की जो यूनिटी है उसको हिट कर रहे हैं।
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। जब आप सताएंगे तो वो एकता की बात ही नहीं करेगा। बंधुता की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति 1789 से ली गई है। प्रस्तावना में बंधुता को न्याय, स्वतंत्रता और समानता के साथ जोड़ा गया है। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर अंबेडकर का, किसको लेकर के? बंधुता को लेकर के। बिना बंधुता के स्वतंत्रता और समानता टिक नहीं सकती। इसी की बात मैं कह रहा था। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर बंधुता नहीं है तो समानता की कैसी बात आप करते हैं? एक किसी को आप कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि वो आपके साथ घुल मिल के रहेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। जस्टिस, प्रत्यक्ष, जस्टिस कैसा है? प्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। न्याय, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक। स्वतंत्रता कैसी है? लिबर्टी, प्रत्यक्ष रूप से है। किसकी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता। और किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विश्वास, धर्म, ये हमारी बिलीव की है, जिस रिलीजन को चाहे उसकी है। किसी को भी मानने की स्वतंत्रता है। किसी की पूजा, वर्कशिप की स्वतंत्रता हमें है। कौन दे रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। फंडामेंटल राइट है हमारा। इक्वलिटी, ये भी डायरेक्ट मिल रही है हमें। कैसा? हमें दर्जा मिलना चाहिए, समानता का दर्जा। तो ये समानता का दर्जा कैसे मिलेगा? जब रिजर्वेशन की बात आएगी तभी समानता का दर्जा मिलेगा, वरना कैसे मिल पाएगा? अवसर की समानता, हमें अवसर मिले, इस बात की भी समानता है। जब भी बात दो टर्म की हो, अवसर की समानता और दर्जे की समानता, तो दर्जे की समानता, पहले दर्जा समान मिलेगा तब अवसर वो पा पाएगा, वरना अवसर का लाभ नहीं उठा पाएगा। सेकुलरिज्म प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, ये बात आप जानते ही हैं। मूल संवैधानिक अर्थ, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? कि जो अल्टीमेट पावर है वो हमसे जनरेट हो रही है, हम ही उसको दे रहे हैं। पीपुल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। भाई हमारे ही प्रतिनिधि बना रहे हैं। सबके संविधान बनाने वालों ने क्या बेहतरीन ढंग से सोचा होगा कि संविधान हम बना रहे हैं, लेकिन हम एक देश में हर व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने लिखा कि इसके सोर्स कौन है? हम। जनता ने ही क्या किया है? जनता ने ही अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, गिव टू देमसेल्फ, खुद ही अडॉप्ट किया है, संविधान को अंगीकार किया है, अधिनियमित किया है और खुद को ही दिया है। यानी जनता से, जनता के द्वारा जनता को समर्पित होता है भारत का संविधान। क्या शानदार बात लिखी हुई है। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू देमसेल्फ। जनता की संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपुल। अब पीपुल सोवेरियन है, संप्रभु है। संप्रभु कब होगा? कब उसका अपने पर अधिकार होगा? जब भारत में सत्ता का स्रोत पार्लियामेंट, न्यायपालिका का स्रोत जुडिशरी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि कौन है? जनता है। अगर ये सत्ता के स्रोत होते तो जनता को क्या मिलता? कुछ मिलता? कुछ नहीं मिलता। लेकिन स्रोत अल्टीमेट जनता है। इसीलिए चाहे संसद हो, न्यायपालिका हो, राष्ट्रपति यानी एग्जीक्यूटिव हो, ये सब हमारे लिए काम करते हैं, वरना जो इस पोस्ट पे पहुंचता हमको मसल ही देता। सभी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जनता की ओर शक्ति का प्रयोग करती हैं। जनता की ओर से ड्राइव्ड अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब जनता के लिए, जनता की तरफ से काम करती हैं, अपने लिए नहीं काम करती हैं। हम भारत के लोग, जो वाक्यांश है लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्थापित करता है। हम भारत के लोग मतलब हम रोज तो पार्लियामेंट जा नहीं पाएंगे, 140 करोड़ लोग बहस कर नहीं पाएंगे, किसी मुद्दे पे एक साथ नहीं हो पाएंगे, तो हमने एक निश्चित जनसंख्या में एक एक प्रतिनिधि मान लिया और उस प्रतिनिधि को जो ज्यादा लोगों के द्वारा माना जाएगा उसको हम चुन के भेजते हैं, फिर वो जाकर के हमारे लिए नियम बनाता है, भले ही फिर हमारे लिए नियम नहीं बनाना चाहता है। प्रतिनिधियों का निर्वाचन इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव करती है, यानी प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है जो हम करते हैं, चुनाव जिसे कहते हैं हम। और सरकार को उत्तरदायी, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट। हमेशा दो बातें, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में है। भारत में जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम अपने प्रतिनिधि, हर जगह प्रतिनिधि चुने जाएंगे, चाहे वो अब सेंट्रल में हो, स्टेट में हो या लोकल हो।
और दूसरी खास बात यह है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। बिल ला रही है, पास नहीं हुआ, गवर्नमेंट फेल, खत्म गवर्नमेंट। मंत्री ने इस्तीफा दिया, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उस बहुमत नहीं पास कर पाई, खत्म गवर्नमेंट। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। समाजवादी 42वां संविधान संशोधन 1976। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ज्यादा पंथ निरपेक्ष टर्म यूज किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। गणराज्य, अब रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक मीनिंग क्या हुआ? निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा। मैंने बात की थी ना प्रश्न के दौरान, ऐसा नहीं होगा कि भारत में राष्ट्रपति है फिर उसका बच्चा राष्ट्रपति हो जाएगा, नहीं, इलेक्टेड होना पड़ेगा। गणराज्य कहा गया है, ना कि किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। रिपब्लिक कहा गया है, किंगडम नहीं। भारत क्या है? रिपब्लिक है, किंगडम नहीं है। निर्वाचित इलेक्टेड होता है, वंशानुगत हेरिडिटी रूलर नहीं है। राष्ट्रपति क्या होगा? निर्वाचित होगा। वंशानुगत हेरिडिटी का शासक नहीं है भारत में। प्रस्तावना में प्रयुक्त सभी शब्द संविधान की मूल संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना के जो सभी शब्द है ना, वो मूल संरचना को बताते हैं, स्ट्रक्चर को बताते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से क्या कहा है? प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा। दूसरा, साथ ही मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, 2 टर्म याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है कि आखिरकार मूल संरचना वाला पॉइंट कब कहा था, किस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था? तो केशवानंद भारती में कहा था। बेरुबाड़ीवाद 1960 में आता है, ये भी याद रखिए। केशवानंद भारती से पहले बेरुबाड़ी केस आता है, बेरुबाड़ी वर्सेस यूनियन केस। न्यायालय ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुबाड़ी केस में मान लिया था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में माना। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। लेकिन यह संविधान की व्याख्या में सहायक की टू द इंटरप्रिटेशन हो सकती है। केशवानंद भारती वाद 1973 में क्या चेंज किया, देख लीजिए। बेरुबाड़ी मामले में दृष्टिकोण को बदल दिया गया, ओवर रूल किया गया। आप सोचते हैं ना, ऑब्जेक्शन योर ऑनर कहता है ओवर रूल्ड, तो ओवर रूल्ड मतलब ये न्यायसंगत रूल के अनुसार नहीं है। तो क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। इसमें केशवानंद भारती में, मतलब इंटीग्रल पार्ट घोषित कर दिया। कहा चेंज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, इंटीग्रल पार्ट है, फंडामेंटल है, ये इसके वर्ड फंडामेंटल है, तो कोई ऐसा चेंज नहीं कर सकते जो इसकी मूल भावना के खिलाफ हो। सामाजिक सोशलिस्ट जस्टिस, समाज में समानता, सामाजिक समानता होगी तभी हम बंधुता की बात करेंगे। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन को समाप्त करना, ये सामाजिक सोशल जस्टिस है, इसके क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन पूछ लिया, सोशल जस्टिस के क्या उद्देश्य है? पहला, समानता लाना, असमानता को खत्म करना, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, शोषण एक्सप्लॉयटेशन को समाप्त करना। फिर किसी की कास्ट, किसी के जेंडर, किसी की रिलीजन, किसी की लैंग्वेज के आधार पर कोई इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी, यानी इक्वल सोशल स्टेटस सुनिश्चित करना। संविधान में कहां मौका मिला है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, राइट टू इक्वलिटी, और 15(4) और 16(4) में जो आरक्षण यानी रिजर्वेशन की बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन की बात कहां कही गई है? 2 आर्टिकल्स में। इस आर्टिकल की बात कर रहे हैं 15(4), 16(4). आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक अवसरों की समानता, इक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक शोषण का उन्मूलन होना ही है, तभी तो इक्वलिटी की बात होगी।
संवैधानिक आधार कहां पे है? नीति निर्देशक तत्व, ये जो संसाधनों की व्याख्या, संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन या संसाधनों को लेकर के जो टर्म्स यूज किए गए हैं वो आर्टिकल 38, 39 डीपीएसपी में कहे गए हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक अधिकार सभी को है इलेक्शन लड़ने का। राइट टू वोट सभी को अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार सभी के पास है, आप चाहे चुनाव लड़िए। डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्थापना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है ना वो डेमोक्रेटिक शासन की स्थापना करती है। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल 326, ये किसका है? संवैधानिक आधार ही तो है। अगर आर्टिकल 326 ना दिया होता वोट नहीं दे पाते हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेरणा स्रोत, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अमेरिका की, यूएसए से है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यही पूछेगा कहां से लिया गया है तो आप कहेंगे यूएसए से, लेकिन यूएसए का कौन सा वर्ड है? देखिए यूएसए का वर्ड है, अमेरिकी संविधान यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना से प्रेरित है, इंस्पायर्ड मानी जाती है। विशेष रूप से ये जो वी द पीपुल का कॉन्सेप्ट है ना, यही अमेरिका से है, जो किसका अल्टीमेट है? पॉपुलर सोवरेनिटी या सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल। ये इसी वर्ड को रिफ्लेक्ट करके वी द पीपुल वर्ड यूज किया गया है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में अपनाया गया है। तो पूछा जाएगा, कठिन पूछ सकता है ना कि संविधान की कौन सी बात कही गई है प्रस्तावना में जो अमेरिकी संविधान से लेगा, तो वी द पीपुल वाला टर्म। ब्रिटेन यूके में संसदीय शासन प्रणाली, इतने दिन से 1773 से लेकर के 1935 तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, सब ब्रिटेन ने किया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बना वो ब्रिटेन की वजह से बना। आयरलैंड से क्या लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, किससे लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इक्वलिटी से संबंध क्या है? समान दर्जा और अवसर। इक्वलिटी किसके लिए है? समान दर्जा और समान अवसर। अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14 से 18 जो है समानता की ही बात कर रहा है। ऑप्शन वाइज एनालिसिस, ये भी ध्यान रखना हो, प्रस्तावना का उद्देश्य कह रहा ऑप्शन वाइज। अगर किसी के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो आप इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। अवसर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इस प्रस्तावना में शब्दशः उल्लेखित किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है? शिक्षा, रोजगार, पद प्रगति के अवसर में समानता। जब समानता की बात करेंगे तो किसमें समानता? शिक्षा, किसमें समानता? रोजगार, किसमें समानता? पद। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा कोई पद आप नहीं धारण कर सकते, खाली एजुकेशन, कोई आपको एजुकेशन कोई भी एजुकेशन जैसा पदवी ले सकते हैं, तो सेना में पदवी मिल सकती है, बाकी किसी चीज में कोई भी आपको पदवी नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक योजना में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 कह रहा है, इसी में रिजर्वेशन की बात है 16(4) में। भारतीय संविधान में नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान, भाग 2। फाइव से 11। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय भारत में निवास कर रहा हो, यानी डोमिसाइल। जब भी 5 आएगा तो क्या होगा? डोमिसाइल। 5 मतलब डोमिसाइल। अनुच्छेद 6 आर्टिकल, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी, माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से लौट आया। आर्टिकल 8 विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओज के बारे में नागरिकता, तो 8 पीआईओज के बारे में है। 7 भारत से पाकिस्तान गया वापस आया उसके बारे में है। 6 भारत से पाकिस्तान, और 5 डोमिसाइल की बात कर रहा है। 9 विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण किया तो भारत की नागरिकता समाप्त। नागरिकता के बारे में नियम कौन बनाएगा? आर्टिकल 10 नागरिकता का निरंतर बने रहना, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें संशोधन होता रहता है, यानी संविधान में संसद जो है वो क्या करेगा?
संसद क्या करेगा? पार्लियामेंट्री पावर ऑफ रेगुलेटरी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप में कौन बनाएगा नियम? संसद बनाएगी। भाग 2 में दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11, ये सब हम पढ़ ही चुके हैं। प्रारंभिक नागरिकता, अच्छा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान केवल प्रारंभिक नागरिकता की बात कर रहा है। नागरिकता का अधिग्रहण, समाप्ति और त्याग, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? संसद के ऊपर। और ये कौन है? प्राथमिक नागरिकता, कोई दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, और यही एक्ट भारत में सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था करता है। 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अनुच्छेद 5 का विषय संविधान के प्रारंभ। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ, सॉरी आर्टिकल 5 डोमिसाइल से संबंधित है, ठीक। और वो 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता डिसाइड हो रही है। अब उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है? अनुच्छेद 5 में सिटीजनशिप से संबंधित है, यह नागरिकता का अधिकार डोमिसाइल। 5 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कैसे? उनके पास भारत में अधिवास हो, डोमिसाइल हो, और एक शर्त पूरी करता हो, भारत में या तो जन्मा हो या माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, पेरेंट बॉर्न इन इंडिया। तो डोमिसाइल तो है ही, और इनमें से कोई एक हो तो भारत का नागरिक हो जाएगा। डोमिसाइल का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति का स्थायी निवास, परमानेंट होम, किराया पर रहलियत का मतलब ये नहीं, जहां वह स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता हो, इंटेंशन टू रिसाइड परमानेंटली। केवल अस्थायी निवास, टेम्पोररी रेजिडेंस, अधिवास नहीं माना जाएगा। ये क्लियरली लिखा गया है, याद कर लीजिए। 2 लाइन लिख देगा, उसमें लिख देगा कि कहीं भी रह रहा हो, नहीं, परमानेंट होना चाहिए। संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में सामान्य निवास, संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक वो भारत में निवास कर चुका हो। अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत आए, माइग्रेंट्स पाकिस्तान टू इंडिया। पार्टीशन, यह प्रावधान विभाजन की पृष्ठभूमि में बनाया गया। जब विभाजन हो रहा था, क्योंकि कई सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो कौन लोग माने जाएंगे? जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और भारत में निवास कर रहा हो। 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो, भारत में निवास कर रहा हो। दूसरा, 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, तो क्या करना होगा? तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा, और भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक निवास करना होगा। इतना साल रहना ही होगा तुमको। तो अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और जो गाइडलाइन दी जाएंगी वो कंपलसरी है। 19 जुलाई 1948 वह तिथि है जब परमिट सिस्टम लागू हुआ, इसीलिए वो डेट मानी गई 19 जुलाई 1948। उसके बाद आओगे तो परमिट लगेगा, उसके पहले आओगे तो परमिट नहीं लगेगा, क्योंकि विभाजन हुआ तो इधर से भी लोग जा रहे थे, उधर से भी लोग आ रहे थे। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाकर लौटने वाला, भारत से पाकिस्तान गया फिर लौट के आया। देखिए टर्म कौन कौन से यूज है। भारत से पाकिस्तान गए और बाद में भारत लौटाए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। यह प्रावधान भारत पाक विभाजन के संदर्भ में बनाया गया। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति जो संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के समय तक भारत लौट आया, उन्हें नागरिकता प्राप्त थी। ठीक, भारत से गया हो और फिर आया हो, ऐसा नहीं पाकिस्तान से आया हो, भारत से गया हो फिर आया हो, तो संविधान के समय तक भारत लौट आया, नागरिकता प्राप्त थी। उन लोगों के लिए नागरिकता की शर्तें, वे संविधान लागू होने से पहले भारत में पैदा हुए या स्थायी डोमिसाइल थे। पाकिस्तान से नहीं आया, भारत में ही पैदा हुआ था। भारत लौटने की अवधि में रहने का इरादा होना आवश्यक है। भारत लौटने की अवधि, रिटर्निंग पीरियड जो है, हर समय एक पीरियड दिया गया, कितना तुमको रहना होगा, उस इरादे से अगर आया है तो भारत का नागरिक होगा, भले भारत से गया, पाकिस्तान से लौट आया। आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है? भारत में मूल रूप से जो जन्मा हुआ व्यक्ति हो, वो भारत में अगर रजिस्ट्रेशन, उसके लिए एक ही प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, भारत के मूल हो उसका। विदेशी अभी रह रहे हैं विदेश में, मूल उनका भारत में, अब भारत आके रहना चाहते हैं, आइए अप्लाई कीजिए,
तो आपको नागरिकता मिलेगी, लेकिन कैसे? सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, लागू होने से पहले भारत के नागरिक थे या उनके माता पिता भारत में नागरिक थे, वे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसके थ्रू? रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उद्देश्य उनका क्या हो? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के पीआईओएस को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का विकल्प। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई विदेशी रह रहा हो तो आर्टिकल 8 के तहत ये उद्देश्य रखा गया है कि जो लोग विदेशों में रह रहे हो, भारत आके रहना चाहते हो, तो उनको विकल्प दिया गया। 9 का मूल उद्देश्य वही कि कोई भी जो फॉरेन सिटीजनशिप ले लेगा, भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। की पॉइंट्स: डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता भारत में अनुमति नहीं है, अनुमति ही नहीं है। ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन करके डुअल अनुमति दे दी जाएगी, नहीं। ऑटोमेटिक टर्मिनेशन, स्वतः समाप्ति, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी अधिग्रहण करता है तो उसे भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। संसद आर्टिकल 11 के तहत ये नियम जो बनाएगा ना, वो संसद आर्टिकल 11 के तहत बनाएगा, और विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता खत्म होगी आर्टिकल 9 के तहत। आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 भारतीय संविधान के भाग 2 पार्ट 2 सिटीजनशिप का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? कि पार्लियामेंट को अधिकार देना कि वो सिटीजनशिप के नियम बनाएगी। अनुच्छेद 11 में मुख्य बिंदु, संसद पार्लियामेंट को वो शक्ति है कि वो नागरिकता, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की प्राप्ति और नागरिकता का त्याग, रेन्यूसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन, ये सब के लिए हम जन्म लिए हों, विदेश से आना चाहते हो या रजिस्ट्रेशन करा के लेना चाहते हो नागरिकता, सब के लिए नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल ओवर सिटीजनशिप संसद के पास है। इसके अंतर्गत बनाए गए प्रमुख कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ का आधार यही है। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। भारत का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को समान अधिकार, इक्वल राइट्स, समान कर्तव्य, इक्वल ड्यूटीज रखता है। अगर आप भारत में नागरिक हो गए, इसका मतलब क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इसका अर्थ क्या है? कि समान अधिकार और समान ड्यूटीज भी है। राज्य में अलग अलग नागरिकता नहीं है। सभी बेनिफिट्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, क्या एडवांटेज है सिंगल सिटीजनशिप का? पासपोर्ट एक, संघ और राज्य के अधिकार एक, नागरिकता संबंधी मामलों में संसद द्वारा नियंत्रण। अनुच्छेद 11 आर्टिकल के अनुसार पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह सिटीजनशिप लॉ बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट, किसको अधिकार है? पार्लियामेंट को। उदाहरण, उसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया, उसने इसको 1986, 2003, 2005 और 2019 में अमेंड किया। संसद कानून बनाए, राष्ट्रपति की मंजूरी और लागू। टर्म देखिए, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोसेस क्या है? संसद कानून बनाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी होगी और वो क्या होगा? लागू हो जाएगा। राज्य सरकारों की भूमिका प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है कि उसे क्या करना है? उसको लागू कराने में मदद करनी होगी, उसको इंप्लीमेंट करना होगा, और ये सब इसके थ्रू होगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसने बनाया, यानी संसद के थ्रू। इस क्लास में इतना ही। पूरी क्लास देखिए, एडवांटेज ज्यादा होगा। द टीचर्स टुडे के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए री एग्जाम 51 ग्रुप को, जो कि टेलीग्राम पे है, और अभ्युदय बैच स्टार्ट हो रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक।